हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काइमेटोसिन एंजाइम की मैकेनिज्म और उसके फीचर्स देखे। आज से हम जो टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं दैट इज़ कोएंजाइम केमिस्ट्री। तो बेसिकली कोएंजाइम क्या है, इस बारे में हम जनरल बातचीत कर चुके हैं कि सामान्यतः सिर्फ अमीनो एसिड्स से बना जो प्रोटीन एंजाइम है वो सब्सटेंस सफिशिएंट नहीं होता एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रोसीड करने में। उसे कुछ एडिशनल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। वो एडिशनल जो सब्सटेंस है वो कहलाता है कोफैक्टर, और अगर वो कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉइटी हो तो हम उसे कहते हैं कोएंजाइम। और पूरी बायोकेमिस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई ना कोई कोएंजाइम इनकॉर्पोरेटेड है, इन्वॉल्व है। तो बेसिकली कोएंजाइम क्या है, तो कोएंजाइम को समझने से पहले हम बात करें कोफैक्टर क्या है। तो कोफैक्टर एक नॉन अमीनो एसिड या नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि उस प्रोटीनियस एंजाइम सब्सटेंस को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। Enzyme plus cofactor is known as holoenzyme, and an enzyme that has had its cofactor removed is called apoenzyme. Apoenzyme क्या है? एंजाइम की वो फॉर्म जो कैटालिटिकली इनएक्टिव है, और होलोएंजाइम वो जो एंजाइम की ऐसी फॉर्म जो कैटालिटिकली एक्टिव है। एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर गिव्स यू होलो एंजाइम। अब ये जो होलो एंजाइम है, इस होलो एंजाइम को फॉर्म करने में जो कोफैक्टर काम आ रहे हैं वो या तो मेटल आयन हो सकते हैं या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। मेटल आयन का एग्जांपल जैसे हमने अभी देखा था कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जो जिंक था वो स्ट्रांगली बाउंड, वहाँ टाइटली बाउंड मेटल आयन प्रेजेंट था, और उसकी प्रेजेंस में ही, क्योंकि ये अच्छा जो बॉन्डिंग देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव मोइटीज़ के साथ में, तो हिस्टिडीन रेजिड्यूज के साथ में ये बाउंड था, और इसकी फोर्थ वैलेंसी जो वाटर के साथ बाउंड थी और वो वाटर एलिमिनेट होता है, वो सारी मैकेनिज्म हमने देखी। तो ऐसे कोफैक्टर जो मेटल आयन हो और उनसे बने एंजाइम कहलाते हैं मेटलो एंजाइम्स। तो इस होलो एंजाइम का नाम हो जाएगा मेटलो एंजाइम्स। नाउ सेकंड क्या है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर हो कोफैक्टर तो उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉमनली नॉन एज वाइटामिन्स। तो ये हम छोटे से हैं तब से ये वर्ड बहुत सुनते आए हैं, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बेसिकली क्या हैं, बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको हम वाइटामिन्स कहते हैं। एक लिस्ट है बहुत अच्छी सी, जिसमें ए वाइटामिन बी में B1, B3, B5, B6, B9, B12, फिर वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, ई है, के है, एच है। तो अलग अलग तरह के वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स जो है इसकी डिस्कवरी और वाइटामिन्स का जो इम्पोर्टेंस है और कैसे ये बायोकेमिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट हुए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, अभी देखेंगे हम। ये जो वाइटामिन्स हैं, ये वाइटामिन्स जो है वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती जनरली, और जब बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है तो आपकी डाइट में इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये वाइटामिन्स जो है जब एज ए कोएंजाइम वर्क करते हैं, एंजाइम के पार्टिसिपेंट की तरह वर्क करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजर हो सकते हैं, ये एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स को। दे प्रोवाइड गुड न्यूक्लियोफाइल्स, अच्छे न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेसिस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इट वुड बी हाईली इनसफिशिएंट फॉर द बॉडी टू यूज कंपाउंड ओनली वंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइमेटिक केमिस्ट्री में। अगर आप देखें तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपको एंजाइम इंटैक्ट मिलता है, तो उसके साथ वो कोएंजाइम भी आपको क्या मिलना चाहिए, इंटैक्ट, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में आपकी डाइट में ये होते हैं, और अगर वो एक ही रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए
बॉडी उनको डिस्कार्ड कर दे, तो फिर इतना न्यूट्रिशियस फूड बार बार लेना और बॉडी के लिए उसको एब्जॉर्ब करना ये बहुत मुश्किल है। तो दे आर ऑल्सो रिसाइकिल्ड, वो भी क्या होते हैं, किसी न किसी प्रोसेस से रिसाइकिल होते रहते हैं, इसीलिए उनकी कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। Therefore we will see that any coenzyme that is changed during the course of a reaction is subsequently converted back into its original form, वापस वो अपनी फॉर्म में आ जाता है। तो वाइटामिन्स को वाइटामिन्स क्यों कहते हैं, वाइटामिन्स की हिस्ट्री क्या है, तो इसमें 3 लोगों का बड़ा योगदान है। जो सबसे पहला नाम है हॉपकिंस, F.G. हॉपकिंस, फ्रेडरिक गॉवलैंड हॉपकिंस। सर लगा है आगे, तो जनरली सर और लॉर्ड की जो उपाधियाँ हैं इंग्लैंड में मिलती थी, तो ये इंग्लैंड से हैं। और ये वो पहला इंसान है जिसने ये कहा कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस की वजह से नहीं होती, ये किसी डेफिशिएंसी से भी हो सकती हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन हु डिक्लेयर्ड दैट। एंड रिकेट्स एंड स्कर्वी जो डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ेज़ के बारे में इसने बताया और कहा कि देयर मे बी एब्सेंस ऑफ सम सब्सटेंस इन डाइट दैट प्रोड्यूसेस सच काइंड ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हॉपकिंस ने ये बताया। देन काज़िमिर फंक, ये पोलैंड के रहने वाले थे, पोलैंड से थे, और इन्होंने जो देखा कि ये जो एसेंशियल कंपाउंड है जो रिकेट्स में जो बात हॉपकिंस कर रहे हैं, ये एसेंशियल कंपाउंड जो है ये एक कोई अमीन है ना। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम देखा ये रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी, बेसिकली बेरी पे काम करे थे ज़िकमान, क्रिस्टियन ज़िकमान। उस समय बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, इन 3 पे काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी लेबोरेटरी स्टडी में देखने को मिला नहीं, बट ये बीमारियां उस समय बढ़ रही थी। तो जब बेरी का आप देखेंगे तो थायमिन एक कंपाउंड है जिसको हम B1, विटामिन B1 कहते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि इसमें थायमिन की कमी है, और इसलिए इन्होंने उसे कहा कि ये वाइटल अमीन है। वाइटल अमीन मतलब जो जीवन के लिए ज़रूरी अमीन है, इसलिए इनका नाम पड़ा वाइटामिन्स। लेकिन बाद में ये पता लगा कि सारे के सारे जो वाइटामिन्स हैं, जो ये इस तरह की सब्सटेंस जब डिस्कवरी हुई, तो सारे अमीन्स नहीं हैं। सो आफ्टर दैट ये वाइटामिन्स का ई है ड्रॉप कर दिया गया, ताकि ये अमीन नहीं लगे, ये अमीन कंपाउंड या मिसकंसेप्शन नहीं क्रिएट हो कि इन्हें अमीन्स कहा जाए। तो ऑल vitamins are not amines, but initially when Funk discovered that thiamine is the substance which is responsible for beriberi, so ये बात हुई इनके कंट्रीब्यूशन की। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री है वो है ज़िकमान की। ये एक डॉक्टर थे, नीदरलैंड से थे, और ईस्ट इंडीज़, उस समय ईस्ट इंडीज़ कहा जाता है, जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट जो आइलैंड्स वगैरह हैं, तो उसे ईस्ट इंडीज़ कहते थे। जैसे अमेरिका के नीचे अभी वेस्ट इंडीज़ है, वैसे ये ईस्ट इंडीज़। तो वहाँ जावा सुमात्रा में ये किसी डिजीज़, स्पेसिफिकली बेरी जो डिजीज़ है उसकी स्टडी करने के लिए गए थे। तो इन्होंने देखा कि ये डिजीज़ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं है, और इनकी जो टीम गई थी उसके सब मेंबर्स वापस लौट गए। इन्होंने वहीं रुकने की 1886 में वहीं रुकने के बारे में सोचा कि नहीं है, हमें अभी और इसमें देखना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने देखा कि जो मैस में काम करने वाला बंदा है वो चिकन्स, जो वहाँ चूज़े हैं, उनको ह्यूमन राइस सप्लाई कर रहा है। मतलब जो बच जाता था ह्यूमंस का खाना, वो उसने उसको चिकन्स को दिया करता था। और उन्होंने देखा चिकन्स में भी कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स आने लगे हैं। और इंटरेस्टिंगली आफ्टर सम टाइम जब वो बैरा चेंज होता है, मैस में जो खाना बनाने वाला बैरा चेंज होता है, तो वो क्या करता है, चिकन हॉल्स, जो पूरा राइस, ब्राउन राइस जो चिकन फीडिंग के लिए आता है, वो चिकन फीड वो वापस खिलाने लग जाता है, ह्यूमन राइस नहीं देता है। तो चिकन्स वापस स्वस्थ होने लगते हैं। और यहाँ से ये नोट करते हैं कि शायद जो राइस है उसका जब ब्राउन पोर्शन, ऊपर का जो ब्राउन कवरिंग है, पॉलिश्ड राइस में वो गायब हो जाती है, और उस पार्ट में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो
इन चिकन्स को प्रॉपरली न्यूट्रिएट करने में काम आ रहा है। और देन आफ्टर उन्होंने ये देखा कि ह्यूमंस में जो बेरी हो रहा है उसका रीज़न भी ये है, क्योंकि उससे पहले जो राइस था अनपॉलिश्ड यूज़ होता था, लेकिन उस समय पॉलिश राइस की वाइट सुंदर खाने का जो चलन बढ़ा, उस वजह से लोगों ने, और इंडोनेशिया और ये जो कॉन्टिनेंट है ईस्ट इंडीज़ कॉन्टिनेंट, इसमें राइस जो है वो प्राइम वो आपका फीडिंग पार्ट है। इंडिया में साउथ इंडियन जो कोस्टल एरिया है वहाँ चपाती के बजाय राइस प्रेफर किया जाता है। तो इनका मेन फूड ग्रुप था राइस, और उसकी पॉलिशिंग जो शुरू हुई, उस पॉलिशिंग की वजह से उसका हॉल जो है वो कम्प्लीटली ब्राउन हॉल जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। और इस राइस हॉल्स के रिमूवल की वजह से वहाँ पर जो डिजीज़ सामने आई, दैट इज़ बेरी। और ये इनका ये जो कंट्रीब्यूशन है ज़िकमान का बेरी के लिए और हॉपकिंस का रिकेट्स और स्कर्वी के ट्रीटमेंट के लिए, उसकी वजह से 1929 में इन दोनों को मेडिकल साइंस का, या जिसको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वाइटामिन्स या कोएंजाइम्स के डिस्कवरी के पीछे। सभी जो वाइटामिन्स हैं वो एज ए कोएंजाइम या एंजाइम के साथ कोरिलेट करके किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम नहीं करते, कैटलाइज करने का काम नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ देम करते हैं। तो वाइटामिन्स जो हैं उनको जनरली क्लासिफिकेशन में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक जो वाटर सॉल्युबल है और दूसरे जो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो इनसॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल हैं, वो है ADEK। और इनमें सभी जो वाइटामिन्स हैं वो एज ए कोएंजाइम बिहेव नहीं करते। तो ADE ये तीनों जो हैं, वाइटामिन A जो हम जनरली जानते हैं रतौंधी हिंदी नाइट ब्लाइंडनेस जो है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी डाइट में विटामिन A की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन D सब जानते हैं बोन्स के लिए है। तो रिकेट्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बोन्स डीनेचर हो जाती हैं, बोन्स में कैल्शियम का जो है डिपोजिशन, कैल्शियम और फॉस्फेट्स का डिपोजिशन प्रॉपर नहीं हो पाता, बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, बैंड लेग्स, बैंड आपकी स्पाइन, ये सब इसके कारण है। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी में दो ऐसे विटामिन हैं, विटामिन E एंड विटामिन C। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ये एंटीऑक्सीडेंट का बॉडी में जो रेडिकल रिमूवल का काम करते हैं, बट ये डायरेक्टली किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट दीज टू आर वेरी एसेंशियल। और बहुत से जो जानवर हैं उसमें विटामिन C बनता है बॉडी में, लेकिन ह्यूमंस में और गिनिया पिग में विटामिन C का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, वाइटल अमीन है। दैट मीन्स हमें इसे बॉडी में फॉर्म नहीं होने के कारण हमें इसे अपनी न्यूट्रिशियस डाइट में इसको इन्वॉल्व करना चाहिए और करना पड़ता है। इन दोनों की एब्सेंस में बॉडी में रेडिकल्स जो हैं उनकी नंबर बढ़ जाएगा, जो बहुत सारी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई एज ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C और E जो है वो एसेंशियल है। ऐसे ही एक यहाँ आपको दिख रहा है लिपोइक एसिड, ये डायरेक्टली कोई विटामिन नहीं है, बट दिस इज द कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन E। तो विटामिन E और एस्कॉर्बिक एसिड को बनाए, बायोटिन जिसे कहते हैं, इसको बनाए रखने के लिए गलत प्रोनाउंस किया मैंने, विटामिन E और एस्कॉर्बिक एसिड की जो है आपकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वाटर इनसॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स में से केवल विटामिन K है जो KH2 कार्बोक्सिलेशन में काम आता है एंड इट वर्क्स एज कोएंजाइम। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा एज ए कोएंजाइम केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा दैट इज़ NAD+, NADP, NADH, NADPH, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये दिस इज़ ड्यू टू नियासिन। नियासिन दैट इज़ विटामिन B3, विटामिन B3 नियासिन, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। और डायरेक्टली अगर बॉडी में नियासिन की कमी हो जाती है तो प्लेग्रा देखने को मिलता है। प्लेग्रा क्या होता है कि आपकी जो स्किन है स्टिफन हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, स्किन रप्चर होने लगती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है स्किन में। तो ये प्लेग्रा जो है स्किन डिजीज़ है।
जो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ या ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन आती है। देन राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, तो फ्लेवोनॉइड्स जितने भी हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही काम करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉजेज सम स्किन इन्फ्लेमेशन इफ देयर डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन अकर्स। देन थायमिन, जिसकी हमने बात की, बेरी जो इनिशियली जिसकी वजह से ये सब वाइटामिन और ये केमिस्ट्री सामने आई तो थायमिन TPP पायरोफॉस्फेट, और ये 2 कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लिपोइक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है। पेंटाथेनिक एसिड क्या है? विटामिन B5 बोलते हैं और कोएंजाइम है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, क्रेब साइकिल शुरू ही कोएंजाइम की वजह, और 6th स्टेप में फिर आपको कोएंजाइम SH की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कोएंजाइम है, एस्टाइल कोएंजाइम, इस एस्टाइल कोएंजाइम का जो प्रीकर्सर है दैट इज विटामिन B5, जिसे पेंटाथेनिक एसिड या पेंटोथेनेट कहते हैं। और ये एसिड ट्रांसफर रिएक्शन जितनी भी हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। और अगर आपको ध्यान हो, पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनता है उसके आगे का जो क्रेब साइकिल है उसमें इसका बड़ा रोल है। देन बायोटीन, विटामिन H कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन पायरोक्सिन, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। ये जो दो आपको ध्यान हो, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं इनकी एब्सेंस में एनीमिया होता है। और एक एनीमिया होता है फॉलिक एसिड की। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं ड्यू टू कि जो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के समय जब ब्लीडिंग वगैरह हो तो बॉडी में जो है RBC या हम कहें रेड ब्लड सेल्स की कमी ना हो। रेड ब्लड सेल की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। जो बेसिक नॉर्मली लैक ऑफ RBC इज एनीमिया, बट यहाँ 2 वर्ड हैं, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस वर्ड जो है दैट इज यूज्ड इफ एनीथिंग इज लीथल, दैट मीन्स दैट कॉजेज डेथ। तो विटामिन B की कमी से अगर एनीमिया होता था तो पहले क्या होता था कि लोग इसकी वजह से एनीमिया की वजह से डेथ भी हो जाती थी। रीज़न क्या था कि विटामिन B12 का डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन या इंजेक्शन बॉडी में नहीं हो पाता था। बट अभी इंसर्शन होता है, विटामिन B12 के इंजेक्शन आते हैं एंड नाउ इट इज़ नॉट दैट मच लीथल। फॉलिक एसिड की जो कमी है उसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है कि जो आपकी RBC है वो मैच्योर बहुत स्लोली होती है और इस दौरान वो मैक्रोसाइट हो जाती है, बड़ी हो जाती है साइज़ में। और साइज़ में बड़ी होने के कारण वो RBC आपकी जो वेन्स हैं उसमें प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाती एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन जनरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो भी क्या है, एक तरह का एनीमिया है, क्योंकि RBC जो काउंट है वो एक तरह से इनएक्टिव काउंट है वो RBC का, तो वो भी एनीमिया है। देन एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर्वी डिजीज़ होती है, बचपन से पढ़ते हैं। तो ये अब यहाँ जो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हैं उसमें केवल एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C ही ऐसा है जो किसी तरह का कोएंजाइम फॉर्मेशन नहीं करता। और सोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल में केवल विटामिन K ही ऐसा है जो किसी तरह के कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो जो हमारी आगे की क्लासेस हैं उसमें 1 बाई 1 सबसे पहले नियासिन से शुरू करेंगे। 1 बाई 1 हम इन कोएंजाइम्स की बायोकेमिस्ट्री, इनका पार्टिसिपेशन इन कैटालाइटिक रिएक्शंस, इम्पोर्टेंस, सिंथेसिस एंड रिसाइक्लिंग, ये सब हम 1 बाई 1 हर का देखेंगे। ओके, थैंक यू।